Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अभी तो गुड मॉर्निंग ही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। Oh, yes, sir. चलो, लास्ट क्लास में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे क्योंकि नेटवर्क इशू था। तो आप Yes, sir. लोगों को मैंने बताया था कि एम्फिबोलिक नेचर ऑफ व्हाट रेस्पिरेशन बताया था ना कि रेस्पिरेशन जो है वो बहुत कैटाबॉलिक होता है एज वेल एज व्हाट एनाबोलिक एनाबॉलिक। So respiration is both catabolic as well as anabolic. तो बच्चों, रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट तोड़ता भी है और नए बनते भी हैं। जरा आप लोग बता दो मुझे, फैट किसमें कहा था फैट ब्रेक होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फिर जाके वो एंटर होता है किसमें? रेस्पिरेशन में। Krebs cycle में। मैं आप लोगों को दोबारा से वो चीजें रिपीट करता हूँ क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाया मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन ऑफ। तो बच्चों, रेस्पिरेशन ऑफ मैंने 3 का स्टार्ट किया था और जो सबसे पहला वाला Yes, sir. था दैट वाज व्हाट फैट। और यहाँ पे Fat. मैं लिखूंगा कि ये फैट है और दिस आई विल कंसीडर हियर कार्बोहाइड्रेट एंड दिस आई विल कंसीडर हियर द प्रोटीन्स। Proteins. और आप लोग जानते हैं कि जो ये फैट्स हैं एंड नाउ दे विल बी ब्रोकन टू व्हाट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इनटू द फैटी एसिड्स। और बताया था किसमें? ग्लाइसरॉल में। तो बच्चों, इस कार्बोहाइड्रेट से हम लोग बात करेंगे अब जरा किसके? ग्लूकोज की, which is the most favored respiratory substrate is the glucose, है ना? Sir. और ये ग्लूकोज जरा बता दो आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। Glucose 6-phosphate में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फिर और स्टेप्स होते रहेंगे। तो यहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताया था मैंने, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 1,6 bisphosphate। और फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा। एक बताया था मैंने आप लोगों को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और बताया था कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमराइज होता है और ये क्या बना सकता है आइसोमराइजेशन करके? फॉस्फोग्लाइसरॉल। क्लियर? तो Yes, अब sir. देख लो बच्चों, जो ये ग्लाइसरॉल अब कन्वर्ट हो सकता है इसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और अगर इस ग्लाइसरॉल का जरूरत हो तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से बन सकता है। अब समझ गए आप? अब बता दो बच्चों, ये जो फॉस्फोग्लाइसरॉल्डिहाइड है ये कन्वर्ट होता था 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, है ना? और 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन में किसमें कन्वर्ट होगा था? पायरुवेट में। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि दिस इज पायरुवेट। और ये पायरुवेट जो है एक पीडीएच रिएक्शन था, लिंक रिएक्शन में जरा किसमें कन्वर्ट हुआ था? ये एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में। अब बताओ ये एसिटाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट हो गया था, किसमें एंटर हुआ था? क्रेब्स साइकिल में। Krebs cycle से। हम कहेंगे कि ये आया और ये एंटर हो जाएगा और यहाँ में हम मानेंगे क्रेब्स साइकिल। जरा क्रेब्स साइकिल का बता दो क्या था पहला प्रोडक्ट? साइट्रेट। यहाँ साइट्रेट था और क्या आया था यहाँ में? ऑक्सलो एसिटिक एसिड। यस सर। मैं कहूंगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड। और बच्चों यहाँ में आप लोगों को याद अगर होगा क्या था इधर? साइट्रेट। और फिर Yes, sir. आइसोसाइट्रेट को मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ में लिखूंगा अल्फा कीटोग्लूटारेट को। और अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें कन्वर्ट हुआ था? फ्यूमरेट। ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें हुआ था? सक्सिनाइल Yes, sir. कोएंजाइम ए में। फिर जाके मल्टी Second स्टेप line. लिखूंगा मैं, यहाँ में लिखूंगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। और बच्चों फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किसमें कन्वर्ट हुआ था? सक्सिनाइल, फ्यूमरेट। है ना?
और सक्सिनेट फिर धीरे धीरे फिर फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट हुआ था मालेट में, और मालेट फिर वापस किसमें कन्वर्ट हो गया था? Oxaloacetic. एसिटिक एसिड में। तो मींस जो यहाँ पे जो ये साइकिल हम लोगों ने बनाया है, जरा ये बता दो ये कौन सा साइकिल है इधर? Krebs cycle. ये Krebs Krebs cycle. साइकिल। तो दैट मींस जो यहाँ से हो रहा है ये सारा का सारा जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, और इस ब्रेक डाउन से आगे जाके अब देखो यहाँ पे ये पायरुवेट है। तो बच्चों ये जो प्रोटीन है ये ब्रेक होता है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड वापस बन सकता है क्या? प्रोटीन। तो ये अमाइनो एसिड जो है इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू दिस पायरुवेट। तो बच्चों अगर अमाइनो एसिड का जरूरत है तो क्या यूज होगा? Pyruvate. पायरुवेट यूज होगा, और वो क्या बना देगा? अमाइनो एसिड। अब बता दो ये जो ये वाला रिएक्शन है क्या ये कैटाबॉलिज्म है या ये एनाबॉलिज्म है? ये वाला। Sir, catabolism. वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म। ये वाला कैटाबॉलिज्म है इधर। और जरा ये वाला बता दो ये वाला क्या है? Anabolism, sir. ये एनाबॉलिज्म है। तो या ये अमाइनो एसिड जो ब्रेक डाउन हुआ है या तो ये डायरेक्टली जरा बच्चों क्या बना सकता है? Acetyl coenzyme. कोएंजाइम। और या तो एसिटाइल कोएंजाइम किसके सिंथेसिस के लिए यूज होगा? Amino acid. अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला जो होगा इधर में दिस विल बी कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड दिस विल बी एनाबॉलिक रिएक्शन। अब जो ये फैटी एसिड है तो बच्चों ये फैटी एसिड भी जरा बता दो किसमें क्या बना Acetyl देगा? coenzyme. एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जरा बता दो क्या बना सकता है? Fatty acid. फैटी एसिड। अब बता दो ये वाला रिएक्शन क्या हुआ? एनाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिक रिएक्शन? Catabolism. Catabolic. कैटाबॉलिज्म हुआ। और ये वाला जरा बता दो क्या हुआ? Anabolism. Anabolic. और अगर ये ब्रेक हो रहा है जरा ये वाला बता दो ये ब्रेक होने वाला क्या होगा? कैटाबॉलिज्म। और ये वाला क्या होगा? Anabolism. एनाबॉलिज्म। तो दैट मींस फैट बन सकता है कार्बोहाइड्रेट से भी, फैट बन सकता है प्रोटीन से भी, और फैट से कार्बोहाइड्रेट का भी ये ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट भी बन सकता है। अब समझ गए? Yes, sir. अब बना लो इसे। हाँ, और प्लस जो ये पायरुवेट वगैरह वगैरह है दे कैन बी आल्सो यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए भी यूज होगा। अल्फा ग्लूटामेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम भी यूज होता है, और सक्सिनेट भी यूज होता है सिंथेसिस के लिए। और इसमें हम लोग अगर फिगर लिखना चाहते हैं तो फिगर आप लोग लिख सकते हैं यहाँ में एम्फिबोलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। So this is the name of this figure. Are you done with this? Yes, sir. Yes, तो sir. अब देखो बच्चों आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, और ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट और ऑक्सैलोएसिटेट जो है ना दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। किसके लिए यूज होता है? Amino acid. अमाइनो एसिड्स। तो लिखो आप नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरमीडिएट्स ऑफ Krebs cycle, the intermediates of Krebs cycle such as oxaloacetate, और oxaloacetate का हमने ब्रैकेट में लिखा था OA, and alpha ketoglutarate are also used for the synthesis of
used for the synthesis of amino acids. क्लियर? और यहाँ पे लिख सकते हैं आप सक्सेनाइल कोएंजाइम में is used for the synthesis of जैसे क्लोरोफिल है, तो उसके लिए सिंथेसिस क्लोरोफिल कहाँ में होता है? लीफ में क्लोरोप्लास्ट। तो उसमें भी उसके सिंथेसिस के लिए सक्सेनाइल कोएंजाइम यूज होगा, और जो क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ऑक्सलोएसिटेट is also used for the synthesis of alkaloids। और एल्कोलाइड कंपाउंड्स होते हैं जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, तो उनके सिंथेसिस के लिए ये ऑक्सलोएसिटेट यूज हो सकता है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फॉस्फोग्लाइसरेट of glycolysis is used for the synthesis of amino acids such as जैसे ग्लाइसिन है, बच्चों जैसे सेरीन है, या जैसे सिस्टीन है, तो इन अमाइनो एसिड के लिए यूज हो सकता है ये। ना क्लियर? सर क्यों चला गए? लगता है नेटवर्क का इशू फिर से शुरू हो गया। सर चले गए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर। तो अब आप लोग बता दो मुझे कि जो फैट है, फैट मुझे बता दो कैसे एंटर कर सकता है ग्लाइकोलाइसिस में, अगर फैट का ग्लाइकोलाइसिस होना हो। अगर फैट का ग्लाइकोलाइसिस होना हो तो वो कैसे एंटर हो सकता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में?
मैंने अभी बताया था ना, फैट किस में ब्रेक डाउन होता है? फैटी एसिड प्लस फैटी एसिड में। और किस में ब्रेक होता है? ग्लाइसरॉल में। तो ग्लाइसरॉल किस में कन्वर्ट होता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में। यस जरा सर। बच्चों, अमीनो एसिड कैसे एंटर होता है ग्लाइकोलाइसिस में? सर फॉस्फोग्लिसरेट में, ग्लिसरेट के थ्रू। ना, अमीनो एसिड कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, या अमीनो एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर चके चला जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में, और पायरुवेट अगर होगा तो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोगों का जो फोर्थ स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं ईटीएस या ईटीसी भी कहते हैं, एंड लिख लेना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हम लोगों का व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? ग्लाइकोलाइसिस। वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle. What is the fourth step? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। Electron transport system and oxidative phosphorylation. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और व्हाट सर? हाँ, मैं अभी आपको लिखाऊंगा, दूसरा नाम भी लिखाऊंगा। हाँ? तो अब हम इसमें पहला लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और यह हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और या तो ईटीसी कहते हैं सर। तो इसमें आप लोग लिख लेना ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ electron transporters. It is the complex of electron transporters that transports electron. तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में आप इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन लिख लेना, that transport electron from NADH or FAD अरे यार, सर फिर से चले गए। हाँ फिर से चले गए। उफ, लास्ट का लाइन क्या था? दैट ट्रांसपोर्ट भाई यही तो मेरा भी। ट्रांसपोर्ट तक ही लिखा है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन और मुझे तो ट्रांसपोर्ट तक ही दिखा है। मुझे भी। बच्चों, आप इसको लिख पाए सारा या नहीं, जो मैंने अभी नो लिखाया था? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ सर। लास्ट लाइन पे चलो मैं लिखा दूंगा इसमें, इट इज द complex of electron transporters that transports electrons from NADH
or FADH, from NADH or FADH to oxygen. It is the complex of electron transporters that transports electrons from NADH or FADH to oxygen by its various electron carriers. Done? अब हमें पता है कि NADH में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन मिला था ताकि ये NADH बना, 2, और FADH जब बना था कितना इलेक्ट्रॉन मिला FADH के बनने में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस निकलेगा इससे, और वो इलेक्ट्रॉन वापस निकलेगा और वो किसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स को, और वो आगे आगे बढ़ाता जाएगा NADH से FADH से टू ऑक्सीजन, और उसी इलेक्ट्रॉन कैरियर वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स वाले को हम लोग कहते हैं ETC। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, ETC is made up of 4 complexes. 4 complexes, और वो 4 complexes है first to fourth that remains associated with complex 5 known as ATP synthase. Known as ATP synthase, और यह हम इसे कहते हैं ATPase। और बच्चों यह कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन से थोड़ा ये टफ है, बट मैं आप लोगों को इजीली सिखा दूंगा। अब बता दो ETC में कितना कॉम्प्लेक्सेस आएंगे टोटल? 4, लेकिन ये एक और कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स 5 कॉल्ड एज ATP सिंथेस, ATPase। या हमने अब हमने बच्चों देखना है कि जो ये कॉम्प्लेक्सेस 4 हैं या कॉम्प्लेक्स 2 वगैरह है, तो इनमें हमें देखना है कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगे और वो कैसे जो है इलेक्ट्रॉन को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। तो लिखो इसमें द electron carriers may be bound. The electron carriers may be bound or mobile. The electron carriers may be bound or mobile. So bound electron carriers are present inside the complexes of ETC. Bound electron carriers are present inside the complexes of ETC, such as, या एग्जाम्पल लिख लेना, फॉर एग्जाम्पल जैसे FMN है, और जरा FAD का फुल फॉर्म बता दो बच्चों। FAD का फुल फॉर्म क्या था? What was the full form of FAD? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और बच्चों FMN का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड कॉमा यू कैन राइट देयर, जैसे प्रेजेंट होगा कॉपर, साइटोक्रोम,
cytochrome B, yeah, you can write cytochrome C1, yeah, you can write cytochrome A, yeah, you can write cytochrome A3. थोड़ा सा टिपिकल है, हाँ, मैं पहले लिखाऊंगा, उसके बाद डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैरियर कितने तरह के होंगे? दो, एक होगा बाउंड और एक होगा मोबाइल। और जो बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा वो होता है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। जरा जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होगा, एक का एग्जांपल क्या है? एफएमएन, फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। दूसरा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। अब आप कहेंगे सर ये साइटोक्रोम क्या होता है? तो साइटोक्रोम लिख लेना आप अपने कॉपी पे, वहां पे साइटोक्रोम्स are colored proteins. Are colored proteins. और बच्चों, ये कलर्ड प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। Cytochromes are colored proteins या chromoproteins that acts as electron transporter, and that acts as electron carrier. आप लोग को ये समझ आया? बच्चों, अब कितने तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? Two types, sir. Two types. What is one? Bound, another is Bound electron Bound. mobile. and mobile. और Mobile. bound का एग्जांपल क्या क्या है? FMN, FN, cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome A and cytochrome A3. A3. तो बच्चों, FMN होता है फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और साइटोक्रोम जो है ये प्रोटीन होते हैं जिनका कलर होता है, और इसीलिए इनको कहते हैं हम कलर्ड प्रोटीन्स, या इनको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। अब आप कहेंगे सर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पे होंगे? तो राइट द नेक्स्ट पॉइंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स are present between complexes of ETC and transfers electrons from one to other complex. Other complex of ETC. क्लियर? Yes, sir. हाँ, देखो अब बच्चों, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का एग्जांपल आप लोग यहाँ से रख सकते हैं, जैसे यूबी क्विनोन है। फॉर एग्जांपल यू राइट देयर यूबी क्विनोन। तो बच्चों, यूबी क्विनोन को हम लोग यहाँ तो क्विनोन भी बोलते हैं। यूबिक्विनोन या क्विनोन, क्लियर? और या तो इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और या तो हम इसको QH2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ऑक्सीडाइज होगा तो Q होगा, और जब रिड्यूस होगा तो QH2 होगा। और या दूसरा एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम अलग लिख लेना और साइटोक्रोम C अलग, या डैश करके C लिख लेना, साइटोक्रोम C। अब बताओ मुझे एग्जांपल्स ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड दिस बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो बाउंड का है FMN, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम good. A3। एंड मोबाइल का है क्यूनिन, जिसको हम लोग क्यूबिक क्यूनिन भी बोलते हैं, एंड साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C।
और अब सर देखो, सर हाँ ये हाँ जो सर FMN हाँ, वो किससे बना होता है सर, वो कहाँ पाया जाता है? अब ये एफएमएन होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन होता है राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2, और प्लस एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड मिलता है और बनाता है एफएमएन। और अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि और वो एफएमएन होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलो पहले मैं आपको बता दूंगा ये कॉम्प्लेक्सेस होता कहाँ है, और उसके बाद में आपको सारा डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो लिखूंगा ETC या इन यूकैरियोट्स, in eukaryotes ETC is present in inner, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, in inner mitochondrial membrane। In eukaryotes ETC is present in inner mitochondrial membrane, and in prokaryotes ETC is present in plasma membrane। इसमें एक NCERT ने अच्छा सा डायग्राम दिया है, वो डायग्राम सीखना पड़ेगा आपको, वो बहुत ही टफ है। तो धीरे 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 करके मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, वो अपने आप ही समझ आ जाएगा। Is this clear? Yes, sir. बच्चों बता दो आप लोग पहले मुझे ETC होता क्या है? What is ETC? They are the complexes of what? They are the complexes of electron transporters। और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर के कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन उठाते हैं एक जगह से, वो डालते हैं दूसरी जगह पे। और अगर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होगा कहेंगे बाउंड, और अगर कॉम्प्लेक्सेस के बिटवीन होगा, दरमियान होगा, तो क्या कहेंगे? Mobile. मोबाइल कहेंगे। क्लियर? तो अब देख लो इधर में आप, ये मैं आप लोगों को पहले एक माइटोकॉन्ड्रिया हमारे केस में, यूकैरियोट के केस में इट इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड बट प्रोकैरियोट के केस में इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देख लो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स 1 लूंगा, और इसके बाद में आपको मैं NCERT का डायग्राम समझा देता हूँ, बिकॉज NCERT का डायग्राम आपको डायरेक्टली समझ नहीं पाओगे आप। तो ये है कॉम्प्लेक्स 2, और बच्चों ये मैं मान लूंगा दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, एंड दिस आई विल कंसिडर कॉम्प्लेक्स 4। और यहाँ मैं एक कॉम्प्लेक्स मान लूंगा मैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ETC बट इट इज एसोसिएटेड विद द ETC, और वो कॉम्प्लेक्स जो है वो हम मानेंगे कॉम्प्लेक्स 5। जरा कॉम्प्लेक्स 5 का नाम क्या था? ATPase। हाँ, तो ये है यहाँ में कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2। अभी आप लोगों को नाम भी याद रखना है इन सब कॉम्प्लेक्सेस का, मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको मैक्सिमम समझ आए। एंड ये कॉम्प्लेक्स 1 है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, एंड गाइस दिस इज कॉम्प्लेक्स 4। और ये है कॉम्प्लेक्स 5। अब देख लो आप इसमें, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स है बच्चों, इसको NADH से इलेक्ट्रॉन मिलता है। जरा बता दो, अगर NADH से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो NADH खुद किस में कन्वर्ट होगा? NAD+। NAD+। NAD plus. और ये NADH में कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 2. 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और उस इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है FMN। क्या नाम है? FMN. FMN। और फिर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, उसको कहते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स।
What is that called as? Iron sulfur complex. तो अब बच्चों जो ये सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें भी यहाँ में FAD से आता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये FAD है, FADH2 है, और ये FADH2 जरा बता दो किसमें कन्वर्ट हो गया? FAD plus. FAD plus. और ये FAD प्लस जब कन्वर्ट होगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2. तो इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इसमें भी यहाँ में एक कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसे कहते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन जो है फॉरवर्ड कर देगा, और जब ये फॉरवर्ड कर देगा ना अपना इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच में यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन कैरियर रहता है। और बच्चों जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर रहेगा, जरा बताओ क्या होगा? वो यूबिक्विनोन। कौन सा होगा? Quinone. यूबिक्विनोन होगा। जो या हम QH कहते हैं या हम UQ कहते हैं या QH2 भी कहेंगे, और या आप लोगों ने ये Q लिखा ना तो यहाँ आगे लिख लेना U, यूबिक्विनोन, और या कहेंगे QH2। ठीक है, तो अब देखो ये यूबिक्विनोन जो है अब इलेक्ट्रॉन लाएगा और देगा इसको। Now what is the function of this ubiquinone now? Transporter. ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो ही ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन करेगा ना तो यहाँ में जाके एक साइटोक्रोम C होगा। क्या होगा? साइटोक्रोम C। और फिर यहाँ में आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होगा, और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स यहाँ में देगा साइटोक्रोम B1 को इलेक्ट्रॉन, और साइटोक्रोम B1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन उठाएगा और वो देगा साइटोक्रोम C को। अब साइटोक्रोम C जरा बता दो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को। तो कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है? थोड़ा सा कॉपर आयंस होता है, और प्लस वहां में साइटोक्रोम A और यहाँ में क्या होगा? यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन देगा सबसे पहले यहाँ में एक कॉपर होता है, उसको कहते हैं कॉपर A। और बच्चों फिर यहाँ में एक और साइटोक्रोम होता है, और जिसको मैंने कहा था साइटोक्रोम A। और फिर यहाँ में और एक साइटोक्रोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम A3, और साइटोक्रोम A3 देगा और वो देता है कॉपर B को, और ये कॉपर B फाइनली इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहाँ में ऑक्सीजन को, 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड +2 प्रोटॉन। तो बच्चों ये ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। वाटर। ठीक, तो आप लोग याद रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से, लेकिन ये वाला जो है ये एक एक करके इलेक्ट्रॉन लेता है। ये एक, अब बताओ मुझे इसका नाम क्या दिया था मैंने यूबिक्विनोन का? मोबाइल, या इसका नाम दिया था मैंने बाउंड इलेक्ट्रॉन? मोबाइल सर। मोबाइल सर। ये साइटोक्रोम C का बता दो, मोबाइल या बाउंड? मोबाइल। अब बताओ क्या ये यूबिक्विनोन इन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में है या कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है? बीच में है। बीच में है। जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं? मोबाइल। अब बता दो बच्चों ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स सेकंड के अंदर है या बाहर है? अंदर है। ये FMN अंदर है। ये साइटोक्रोम B, ये साइटोक्रोम क्या होगा? अंदर है ना? तो बच्चों अगर ये साइटोक्रोम BC1 ना, साइटोक्रोम BC1, यहाँ पे साइटोक्रोम B होगा और यहाँ में साइटोक्रोम C1 होगा। तो साइटोक्रोम BC1 ना, तो ये अंदर है, और यहाँ पे साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3 अंदर है। तो ये सब होंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, लेकिन ये यूबिक्विनोन और ये साइटोक्रोम C होगा इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। मोबाइल। अब अगर आपसे पूछा जाए which electron carrier connects complex second with complex third? यूबिक्विनोन। वेरी गुड, यूबिक्विनोन। अगर आपसे कहा जाएगा which connects complex third with the complex fourth?
साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी। अगर आपसे कहा जाए कौन कनेक्ट करेगा कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 3 के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को किसके साथ कनेक्ट करना? कॉम्प्लेक्स 3 के साथ। और कॉम्प्लेक्स 3 को कनेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स 4 के साथ, कौन? साइटोक्रोम सी। ठीक है। अब देखो जो ये कॉम्प्लेक्स ये जो कॉम्प्लेक्स 4 होगा, एक मिनट, कॉम्प्लेक्स देखो ये कॉम्प्लेक्स 4 का काम क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 के पास दो चीजें आती हैं और एक कॉम्प्लेक्स 5। हाँ कॉम्प्लेक्स 5 गुड है। और इसके पास दो चीजें आएगा, जरा बता दो क्या क्या? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जरा बच्चों क्या बनाएगा ये? एटीपी। एटीपी। ठीक, अब बना लो आप लोग, इससे पहले फिर मैं आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। फतेह हाँ तो वॉल्यूम कम। देखो, आर यू डन विद दिस डायग्राम? यस सर। तो अब बताओ मुझे यूकैरियोट में कहाँ में प्रेजेंट होता है ईटीसी? माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। और प्रोकैरियोट के केस में कहाँ में होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो अब हमने देखना है कि इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम क्या क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को इनका नाम बता दूंगा। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल राइट द कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीसी या नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। और यहाँ पे लिख लेना कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो अब देख लो बच्चों, या आप लिख सकते हैं या कंपोनेंट। ये चीज आप खुद बता सकते हैं। अब बता दो मुझे कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 ना, और कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसका नाम है NADH। NADH डिहाइड्रोजनेज। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर बताए थे मैंने इसमें प्रेजेंट होता है? FMN and FES। वेरी गुड। हाँ तो यहाँ पे लिख लेना आप FMN एंड FES। आयरन, और इसको कहते हैं आयरन सल्फर। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और अब हम लोग जाएंगे दूसरे पे, कॉम्प्लेक्स सेकेंड पे। तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड को हम लोग कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड का क्या क्या कंपोनेंट था? आयरन सल्फर। वेरी गुड, आयरन सल्फर। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं FAD भी एक देता है, और फिर आप लिख सकते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स थर्ड,
बच्चों कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे कॉम्प्लेक्स थर्ड में? cytochrome B and iron sulfur and Very good, हाँ? cytochrome C1. तो इसको हम लोग कहते Cytochrome B and हैं cytochrome C1. साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। और इसमें आप लोगों ने देखा साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। क्लियर? Yes, sir. Then you can write here complex fourth, और बच्चों उसको कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जरा बता दो क्या क्या था इसमें? Cytochrome A and cytochrome A3. वेरी गुड। साइटोक्रोम ए कॉमा साइटोक्रोम A3. A3, और क्या था और? Copper A, copper B. वेरी गुड। 2 कॉपर सेंटर्स, और जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर ए एंड कॉपर बी। और उसके बाद आप लोग लिख लेना ETC के इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो लेकिन एक कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी था एसोसिएट, तो जरा उसका नाम बता दो क्या था? ATP नहीं. हाँ, ATP ATP एस या ATP सिंथेस। तो बच्चों उसका होता है एक F0 और एक F1। कंपोनेंट्स होते हैं इसका, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं F0 F1 पार्टिकल। तो ये याद रखना आपको, ये है कॉम्प्लेक्सेस का नाम और ये है उनका कंपोनेंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। जरा आप लोगों ने क्या ये कॉम्प्लेक्स 2 का नाम कहीं और सुना था या नहीं? बच्चों कॉम्प्लेक्स 2 का नाम आप लोगों ने सुना है कहीं पे या नहीं? सर एंजाइम का नाम सुना है सर। किस एंजाइम का नाम, कहाँ पे यूज हुआ था ये? सर ये तो क्रेब्स साइकिल में। वेरी गुड, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का कौन सा स्टेप इसने कैरी किया था? सर सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में किया। वेरी गुड। तो अब आप लोग याद रख लेना कि अगर आप लोगों से पूछा जाए which of the following enzyme of Krebs cycle is present in the inner membrane of mitochondria, तो क्या होगा आंसर आपका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सो लिखो इसमें ये पॉइंट लिख लेना, कॉम्प्लेक्स 2 that is succinate dehydrogenase succinate dehydrogenase is the only enzyme of mitochondria, so is the only enzyme of Krebs cycle that is present in inner mitochondrial membrane. So complex 2 that is succinate dehydrogenase is the only enzyme of Krebs cycle that is present in inner mitochondrial membrane. Clear? अब बच्चों बता दो मुझे, क्या ये खाली सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस खाली Krebs साइकिल का एंजाइम है या ये आल्सो पार्ट ऑफ ETC है? Also part of ETC, sir. Also part of ETC. So complex second is the only enzyme of Krebs cycle that is present in mitochondrial membrane. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इसी को कंटिन्यू कर लेना, and is also
and is also the part of ETC. ये ETC का भी पार्ट होता है और प्लस ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला जो क्रेब्स साइकिल में होता है और वो भी ये इसका पार्ट भी होगा। तो इसीलिए इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज को हम लोग कहते हैं मार्कर एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं? मार्कर एंजाइम। हाँ, देखो इसमें 10 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं। 10 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द मार्कर एंजाइम of mitochondria और यहाँ अवली करके लिख लेना क्रेब्स है। मार्कर एंजाइम मतलब जो स्पेशली कहीं कोई स्पेशल पॉइंट देगा और यही स्पेशल पॉइंट था इसके बारे में कि ये ईटीसी का भी पार्ट होता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए सर क्रेब्स साइकिल के बाकी एंजाइम्स कहाँ होते हैं? जरा आप ही लोग मुझे अब आंसर बता दो इसका। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या होगा, क्रेब्स साइकिल के बाकी एंजाइम कहाँ पे होंगे? बच्चों क्रेब्स साइकिल के बाकी सारे एंजाइम कहाँ पे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल कहाँ बताया था होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो इसीलिए बाकी एंजाइम क्रेब्स साइकिल के कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द रेस्ट एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल are present in the matrix of mitochondria. Clear? यस सर। तो अब देख लो बच्चों, जब भी हम लोग कहेंगे कि अगर सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है इधर, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और बच्चों ये मान लेंगे हम कि ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है ऐसे। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में यहाँ पे ना ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। सपोज कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है या 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 है। और बच्चों यहाँ में एक कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेज कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो स्पेस है इधर, और इस स्पेस को हम लोग इसको हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। थोड़ा सा मैं माइटोकॉन्ड्रिया का सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर शायद थोड़ा काम कर। हाँ देखो यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा और ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कहते हैं। ठीक है। और ये वाला मेम्ब्रेन जरा बता दो ये कौन सा होगा? मैट्रिक्स। ना इनर मेम्ब्रेन। हाँ इनर माइटोकॉन्ड्रियल। ये आपको सेल बायोलॉजी में सिखाऊंगा, तो लेकिन फिलहाल हमने इतना थोड़ा जरूरत है और तब आप लोग एग्जैक्टली ईटीसी सीखेंगे।
ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स है, ETC है, और बच्चों ये वाला कॉम्प्लेक्स 5 है। जरा बता दो मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? ATP सिंथेस। ATP सिंथेस। और ये वाला हम लोग रख लेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है। सपोज ये मानेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, और ये मानेंगे हम कॉम्प्लेक्स थर्ड है, और ये मान लेंगे हम कॉम्प्लेक्स क्या है? 4 है। 4। कहाँ बताया था मैंने ETC प्रेजेंट होता है? इनर माइक्रोकंडियल। मैंने अब देखो बच्चों, ये यहाँ से जाके क्या आएगा? NADH, और वो NADH क्या बना देगा? NAD पॉजिटिव, है ना? और जो ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, जरा इस कॉम्प्लेक्स सेकंड में किसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा? FADH2 का, और ये FADH2 क्या बना देगा? FAD प्लस। FAD। तो अब देख लो बच्चों, ये यहाँ पे बना देगा ATP, और ATP किसे बताया था ये बनता है? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो अब जो ये वाला जो पोर्शन होगा, जरा इसका नाम क्या देंगे हम? What this is called as? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये फिगर जो है, एक आप लोगों को मैंने रफ आइडिया दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, जितना हमें फिलहाल जरूरत है ETC को एग्जैक्टली समझने के लिए। अब बताओ ये NADH किधर से आया? ये NADH किधर से आया बच्चों? ये NADH किधर से आया? हाँ, क्रेब्स साइकिल से। वेरी गुड, बिकॉज क्रेब्स साइकिल भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्रेब्स साइकिल से NADH भी आया, और इसी क्रेब्स साइकिल से क्या आया ऑल्सो? FADH2। लेकिन इस क्रेब्स साइकिल का कौन सा एंजाइम ये कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बाकी सारा एंजाइम क्रेब्स साइकिल का कहाँ में प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर? यस सर। बच्चों जरा आप लोग बता दो मुझे, इस कॉम्प्लेक्स 1 और इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है? यूक्रेन सर। यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन। इस कॉम्प्लेक्स सेकंड और इस कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में कौन सा है? यूबिक्विनोन। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच में कौन सा है? साइटोक्रोम सी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? NADH से। कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट से कहाँ जाएगा? थर्ड में। थर्ड से किस में जाएगा? फोर्थ में। फोर्थ से किसे जाएगा? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन क्या बनेगा? वाटर। मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट करूंगा, सो इट इज वेरी इजी। NADH क्रेब्स साइकिल ने बनाया, FADH क्रेब्स साइकिल ने बनाया। इलेक्ट्रॉन आएगा यूबिक्विनोन पे, वो देगा थर्ड को, थर्ड देगा फोर्थ को, फोर्थ देगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या बनेगा? वाटर। और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे 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 बढ़ता जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा, और बच्चों वो एनर्जी कौन रिलीज करेगा? कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स 5 सर। कॉम्प्लेक्स 5। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या बनाएगा? ATP। फिर थोड़ा सा मैं आपको एग्जैक्टली बता दिया ये कहाँ में होता है, और पहले नाम बताया। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। और कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स 4 का साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज। और कॉम्प्लेक्स 5 का क्या है? ATP सिंथेसिस। और यहाँ बताया उनके कंपोनेंट के बारे में, FMN आयरन सल्फर, FAD आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम 3, और 2 कॉपर सेंटर्स, और इसका F0 और F1 पार्टिकल होता है। फिर मैं थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया लाया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं
कि ये एटीपी सिंथेसिस क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होगा या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा? अंदर होगा सर, अंदर इनर। होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्लियर? तो Yes, sir. बच्चों, Yes. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है क्या कहते हैं उसे? Intermembrane space. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इज दिस क्लियर? तो Yes, Yes. जब ये ईटीसी होता है ना, तो इस समय क्या होता है, थोड़ा प्रोटॉन बाहर आ जाता है। मैं थोड़ा सा एक और चीज इसमें सिखा दूंगा, ये बहुत ही टफ है तो आप लोगों को, लेकिन मैं बड़ा इजी वे में समझा दूंगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे 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 ट्रांसफर होगा, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के समय में जरा इस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से क्या निकलता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। ठीक है? और वो प्रोटॉन Yes. फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वापस आता है। जरा प्रोटॉन कहां से निकलता है पहले? माइटोकॉन्ड्रिया के Mitochondrial matrix. मैट्रिक्स से। और Matrix. कहां चला जाता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। और इनर मेम्ब्रेन स्पेस से फिर वापस कहां आता है? मैट्रिक्स में। Matrix में. और जो ही वो वापस आएगा एटीपी बनेगा। अगर वो वापस नहीं आएगा एटीपी नहीं नहीं बनेगा। बन पाएगा। ये अभी अभी मैं आपको सिखा दूंगा सारा कहानी। तो अब देख लो, अब बता दो मुझे, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है क्या वो रिड्यूस होता है या वो ऑक्सीडाइज होता है? जो इलेक्ट्रॉन Oxidize. ना, ऑक्सीडाइज जो होता इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सर, रिड्यूस सर। रिड्यूस होगा। Reduce, और sir. जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्सीडाइज सर। Oxidize. ऑक्सीडाइज। अब बता दो मुझे, जो ये NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, क्या NADH ऑक्सीडाइज हुआ या रिड्यूस हुआ? सर ऑक्सीडाइज हुआ। Oxidize, sir. वेरी गुड, ऑक्सीडाइज हुआ। अब बता दो, जब ये NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया? FMN को। जरा FMN को। FMN क्या हुआ होगा, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज? Reduce, sir. रिड्यूस। और Yes, sir. FMN किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है? आयरन आयरन सल्फर सल्फर। कॉम्प्लेक्स। तो Iron FMN खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। Oxidize. और आयरन Oxidized. सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस Reduce. सर। रिड्यूस। और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किसको दे रहा है? यूबिक्विनोन। और यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और आयरन Reduce. सल्फर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। Oxidize. अब बता दो बच्चों, ये यूबिक्विनोन किसको दे रहा है? साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी। ये B. क्या होगा? Yes. रिड्यूस। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। क्या आपको Oxidize. लग रहा है अब कि जब ये ETC होता है तो ETC में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो पहले रिड्यूस होते हैं और बाद में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, Yes, sir. Like. है ना? तो अब लिख लो इस पॉइंट का। तो यू कैन राइट देयर, during electron transport, each electron carrier is first reduced ये गर्ल्स जाके ज्यादा खामोश है, ऐसा क्यों? गर्ल्स की तरफ से कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, व्हाई इट इज सो? चलो वैशाली जो है, वैशाली विल टेल मी क्यों यहाँ पे हर कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर पहले रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज होगा। Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Sir, repeat the question, please. ETC, why in ETC the electron carriers are first reduced and then oxidized? सर क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तब वो रिड्यूस हो जाता है और फिर जब इलेक्ट्रॉन और किसी को देता है तो फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलो गुड। दिया is there. दिया, tell me the components of complex third. Cytochrome B and cytochrome C. Cytochrome C1 ना? Cytochrome B and cytochrome C1. ठीक? तो अभी तक यहाँ हर किसी बच्चे को समझ आया यहाँ तक अभी? Yes, sir. हाँ, अभी Yes, आप sir. लोगों को खुद पता चल जाएगा क्यों ये टफ है। ये बड़ा टफ डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने, तो उस एनसीईआरटी के टफेस्ट डायग्राम को मैं आपको इजीली समझाते जाऊंगा। तो देखो, during electron transport each electron carrier is first reduced and then oxidized. During electron transport each electron carrier is first reduced
and then oxidize inside the ETC, yeah, inside the electron transport system. Clear? Yes, sir. Yes, sir. So full stop करके ना 10 every cytochrome every cytochrome has iron. मैं इसको हटा दूं? हाँ सर. Yes, sir. Thus every cytochrome has iron in the form of Fe+3 or Fe+2. बच्चों साइटोक्रोम जो है ना, वो मैंने बताया था आप लोगों को, एक क्रोमोप्रोटीन होता है, कलर्ड प्रोटीन होता है ना, और उस साइटोक्रोम में भी आयरन होता है, और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि साइटोक्रोम इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. जरा साइटोक्रोम क्या होता है? Iron containing protein. प्रोटीन. अब अगर मैं कहूंगा कि जो ये आयरन जो रहेगा, जरा ये बता दो मुझे, अगर आयरन में यहाँ में +3 चार्ज है, क्या आयरन का ये एक चार्ज हटेगा इसके रिडक्शन से, या इसका एक चार्ज हटेगा इसके ऑक्सीडेशन से? Oxidation. अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये Fe+4 बन जाएगा. जरा बच्चों यहाँ में क्या आना चाहिए आप? इलेक्ट्रॉन. Yes. और जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा, जरा बता दो ये Fe क्या बन जाएगा? Fe+1. पॉजिटिव. अब बताओ, अगर ये आयरन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में. F3 पॉजिटिव. है ना? तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक चार्ज पॉजिटिव कम होगा, बनेगा Fe+2, और जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक चार्ज जो है और प्लस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने से एक प्लस चार्ज बढ़ जाता है. तो अब हम लोग क्या कहेंगे इसे? क्या हम इसको फेरस कहेंगे या फेरिक कहेंगे? Ferric, sir. वेरी गुड. फेरिक सर. और इसको क्या कहेंगे? Ferrous. फेरस. तो अस जहां में भी आवाज आएगा वो लेस का है, और ये आप लोगों ने याद रखना है. और अब आप कहेंगे सर आपने कहा आयरन बीच में लाया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइटोक्रोम. साइटोक्रोम is also a metalloprotein. या फिलहाल लिख लेना साइटोक्रोम has also a metal ion, that is Fe+2 or Fe+3 at its center. अब बताओ मुझे जरा, क्या कोई आपने सुना है कभी और कोई प्रोटीन है जिसके सेंटर पे आयरन रहता है? और बच्चों हमारे बॉडी में वो प्रोटीन है. हाँ, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है जिसके सेंटर पे आयरन रहता है? और हेमोग्लोबिन में आयरन है. वेरी गुड, हेमोग्लोबिन. हाँ, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप प्लस हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज ऑल्सो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. ठीक. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं the role of oxygen is limited in the internal stage of
in the internal stage of ETC, but oxygen plays very important role. Very important role at the end. At the end, as it helps in the removal of hydrogen from the system. So इसमें लिखे ना oxygen acts as final hydrogen acceptor. Final hydrogen acceptor or electron acceptor. In ETC. और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर देना, ये ज्यादातर पूछा जाता है. विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. पर जो क्या है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETC? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होगा. ठीक है. सो यहाँ पे लिख सकते हैं द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन after accepting hydrogen and electron is converted to water. जरा पढ़ लो आप लोग ETC का स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन. जहां हमने ETC का जरा बता दो वो डेफिनेशन पढ़ लो आप लोग जो स्टार्टिंग में लिखा था. चलो जल्दी बच्चों ETC का स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन पढ़ लो. हाँ सर इट ट्रांसपोर्ट द हाँ कॉम्प्लेक्स. सर बोलो. ETC का स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन बता दो क्या बताया था स्टार्ट में जो ETC का जहां हमने हेडिंग किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. ETC ट्रांसपोर्ट सर इलेक्ट्रॉन. हाँ मेरे पूरा डेफिनेशन पढ़ लो जो लिखा है. कोई बात हाँ नहीं सर. कॉपी से पढ़ लो. इट इज द सर कॉम्प्लेक्स. सर यहाँ पे it is the That- complex of electron transporters that transport electron from NADH or FADH2 to oxygen by its various electron carriers. अब समझ गए ना. तो Yes, sir. अब बहुत सारे कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन के और वो NADH या FADH से इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और किस पे डालते हैं? ऑक्सीजन पे. ऑक्सीजन पे डालेगा. ऑक्सीजन किस में बनेगा? वाटर बनेगा. Water. तो इसीलिए ETC में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन है. Oxygen. लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वो एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन तो उसके साथ साथ वो क्या एक्सेप्ट करता है? ऑल्सो प्रोटॉन भी. या तो प्रोटॉन. कहेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर या तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. और ये दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ में वाटर बनेगा. तो अब मैं आप लोगों को NCERT के डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दूंगा और जो बड़ा टिपिकल है लेकिन अब आपको टिपिकल शायद नहीं लगेगा. अब आपको बड़ा इजी लगेगा. पहले का पेज सर. ओके सर. अब देख लो बच्चों यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा. यहाँ पे आई विल राइट हियर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा आप ओवर पॉइंट सीखेंगे. और जरा इस साइड आप खुद ही बता दो आप क्या होगा इस साइड? Matrix, sir. वेरी गुड. माइटोकॉन्ड्रियल व्हाट?
मैट्रिक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन बनाया। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के इस इनर मेम्ब्रेन में अब मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर को बनाते जाऊंगा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर जो है मैं कुछ इस तरह का बनाऊंगा। इधर यहाँ में स्पेस थोड़ा कम यूज होगा, इसीलिए मैं इसको नैरो बनाते जाऊंगा ताकि चारों बन जाए। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ में दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बनाएंगे। और हम लोग यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर बनाएंगे। एंड वी विल नाउ क्रिएट हियर द फोर्थ ट्रांसपोर्टर। उस फोर्थ ट्रांसपोर्टर का नाम हम लोग देंगे एटीपी सिंथेस। तो वो एटीपी सिंथेस के दो पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों, एक को हम लोग कहते हैं F0 F1, एक को कहते हैं F0 और एक को क्या कहते हैं F1 कहते हैं। तो यहाँ मैं मानूंगा कि ये F0 है और यहाँ पे मानेंगे हम ये F1 है। सर कॉम्प्लेक्स 4 का है सर। सर कॉम्प्लेक्स 4 तो रह गया ना सर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 4 रह गया। हाँ, चलो इसको मैं थोड़ा दोबारा बनाना पड़ेगा। आप लोग लंबा बनाते जाना, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस कम है। हाँ चलो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 बनाऊंगा पहले। और फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5। तो ये कॉम्प्लेक्स 5 का यहाँ में हम लोग बनाएंगे F0, और फिर उसी के साथ यहाँ F1। में F1 बनाएंगे। तो लेट मी कंसिडर दिस इज द F1 है। ये F1 है, बिल्कुल वही है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया, और कोई चीज इसमें डिफरेंट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे नाम दूंगा कि जो ये वाला है ये कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो है व्हाट दिस इज हियर सर कॉम्प्लेक्स 3 है। और जो ये वाला है, ये वाला लेंगे हम कौन सा कॉम्प्लेक्स, सेकंड कॉम्प्लेक्स 2। और जो ये वाला है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, 4th कॉम्प्लेक्स 4। और ये वाला कॉम्प्लेक्स ये कौन सा पार्टिकल होगा इधर, F0। F0। और ये वाला क्या होगा इधर, F0
F1 F1. F1 होगा, तो दैट मीन्स ATP सिंथेस होगा। अब बता दो मुझे, अब मैं NADH इस साइड लिखूं या NADH में राइट साइड लिखूं? Right side, sir. वेरी गुड, राइट साइड। क्यों? मैट्रिक्स है सर। हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो NADH, और हमेशा का था NADH के साथ क्या रहेगा? हमेशा प्रोटॉन सर H प्रोटॉन था। रहेगा। Proton, तो sir. अब बता दो बच्चों, यहाँ में H क्या आएगा? ये NAD NAD positive. NAD पॉजिटिव। जब NAD पॉजिटिव जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये इधर? 2 सर। 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? FMN FMN के पास। और बच्चों FMN जरा बता दो किसको देगा? आयरन सल्फर Iron सर। sulfide. आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स को। अब कौन कनेक्ट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को कॉम्प्लेक्स 3 के साथ? क्विनोन U- सर इक्विनोन। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ में हम लोग लेंगे कि इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन किसके पास आया? यूबी Quinone के क्विनोन पास. के पास। और बच्चों ये यूबी क्विनोन जरा बता दो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिड्यूस में। U और उस Yes, sir. रिड्यूस वाले को हम क्या कहेंगे? UQH2। U. UQH2। तो दैट मीन्स यहाँ से जरा बता दो क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। Electron, sir. तो बच्चों इधर से क्या आ रहा है? Electron. इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स 3 का क्या क्या पार्ट था? कॉम्प्लेक्स 3 का सर साइटोक्रोम बी। Yes, sir. Iron Cytochrome sulfur B, and cytochrome cytochrome C1. साइटोक्रोम बी है ना? और sir. साइटोक्रोम बी के साथ क्या था फिर? आयरन सल्फर भी था। आयरन Iron सल्फर sulfur. कॉम्प्लेक्स। और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के भी साथ क्या था? Cytochrome C1. साइटोक्रोम C1। अब देख लो, जो यूबी क्विनोन आएगा वो यूबी क्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। और बच्चों जो ही यूबी क्विनोन अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा? साइटोक्रोम बी। साइटोक्रोम बी को। From और B. क्या ये साइटोक्रोम बी अब ऑक्सीडाइज होगा या साइटोक्रोम बी अब रिड्यूस हो जाएगा? Reduce, sir. रिड्यूस हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली Yes, sir. आपको पता है कि यहाँ से FADH आएगा। क्या जाएगा? FADH। FADH। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये इसने सपोज एक रिएक्शन कैरी करा था, और वो रिएक्शन था सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो गया था? फ्यूमेरेट में। और जो सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ था? फ्यूमेरेट में। और जब वो सक्सिनेट कन्वर्ट हुआ था फ्यूमेरेट में, तो यहाँ से जरा बता दो क्या मिल जाएगा? FAD। और लेकिन ये यहाँ में क्या बना होगा बेसिकली इधर? FADH। FAD. NCERT ने इतना नहीं लिखा है, NCERT ने डायरेक्टली FAD से हाँ, स्टार्ट सर. किया है। किससे? FADH। FAD। अब बता दो ये FAD किसके पास जाएगा? Iron sulfur और complex. यहाँ में क्या देगा? अपना इलेक्ट्रॉन, Yes, है ना? sir. Yes, sir. अब ये Yes, sir. आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स जाएगा। जरा अब बता दो बच्चों, इस सेकंड को 3 के साथ कौन ये करता है? यूबिक्विनोन सर। यूबिक्विनोन। Ubiquinone, sir. तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम? यूबिक्विनोन। UQ. और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा यूबिक्विनोन को, ये क्या बन जाएगा? UQH। UQH. तो ये UQH2 किसको देगा इलेक्ट्रॉन? Cytochrome B को. तो दैट मीन्स यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो हो जाएगा साइटोक्रोम बी के पास। अब बता दो साइटोक्रोम बी किसके पास देगा? आयरन सल्फर। आयरन सल्फर किसको देगा? आयरन सल्फर किसको देगा? साइटोक्रोम BC1 को, है ना? तो साइटोक्रोम Yes, sir. BC1, जरा बता दो इस 3 को अब इस 4 के साथ कौन कनेक्ट करके रखता है? Cytochrome C, sir. साइटोक्रोम C। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा कि इसके पास ये जो है इधर साइटोक्रोम C आया यहाँ में, एंड दिस इज साइटोक्रोम C। तो बच्चों अब ये साइटोक्रोम C1 जरा बताओ किसको इलेक्ट्रॉन देगा? साइटोक्रोम C को. साइटोक्रोम C। तो ये साइटोक्रोम C क्या हो जाएगा? रिड्यूस, है ना? Yes. और ये साइटोक्रोम C रिड्यूस हो गए, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ले जाएगा? कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। Complex किसी तरफ? 4 की तरफ. और दैट मीन्स यहाँ में ये साइटोक्रोम C जो है अब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा। अब बताओ मुझे क्या था उस कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का नाम? साइटोक्रोम। वेरी गुड, कॉपर
कॉपर ए Copper, कॉपर sir. बी एस साइटोक्रोम Copper A. कॉपर ए किसको देगा? साइटोक्रोम A को. साइटोक्रोम ए सर ए A को. को. sir. साइटोक्रोम ए किसको देगा? साइटोक्रोम साइटोक्रोम ए3 A3 को. साइटोक्रोम ए3. साइटोक्रोम ए3 किसको देगा? कॉपर बी Copper A को. कॉपर बी को, है ना? तो Yes, उधर sir. Yes, कॉपर sir. ए था, उधर क्या था? कॉपर. आप लोग को ये भी Copper B. पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स 4? जरा बता दो मुझे, पाथ क्या है कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन का? आपको ये सीक्वेंस याद रखना है. कॉपर ए से Copper B. साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए से Yes, sir. साइटोक्रोम साइटोक्रोम ए3, A. साइटोक्रोम ए3 से कॉपर अब बी देखो Copper B. बच्चों, एनसीईआरटी ने दो ये मेंशन नहीं करा, हाँ? लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए मेंशन करूंगा इधर में. अब बताओ यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? आप 2. 2 इलेक्ट्रॉन. कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा फाइनली? 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन. और बच्चों इधर से अब क्या आएगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन Yes, sir. आप मुनाफा फट O2 एंड प्लस क्या है? कितने प्रोटॉन आएंगे? 2 2 प्रोटॉन प्रोटॉन. आएंगे. और 2 प्रोटॉन. प्रोटॉन जरा बता दो यहाँ में क्या बनेगा? वाटर Water. क्लियर? अब बताओ Yes, जब ये yes. इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा और यहाँ में क्या आएगा? एडीपी, ADP and inorganic इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. Inorganic और क्या phosphate. बनाता जाएगा ये? एटीपी ATP. जो ये एटीपी बना ना, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन Oxidative phosphorus. लेकिन अभी मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ETC. ETC. sir. इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स. हाँ, अदरवाइज हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में डायग्राम दोबारा हर कोई बच्चा इधर ही रहेगा. इसको फिनिश करके मैं आप लोगों को लेक्चर एंड कर देता हूँ. हाँ, तो अब देख लो बच्चों, अब नया पॉइंट आया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया. एटीपी कैसे बना? जरा एटीपी कौन बनाएगा? कॉम्प्लेक्स 5. कॉम्प्लेक्स yes. जरा इस कॉम्प्लेक्स 5 का नाम बता दो, क्या है? ATP. एटीपी सिंथेस. अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएगा. तो बच्चों अब इसमें क्या याद रखना है आपको? जो ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है, तो कॉम्प्लेक्स 5 माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें से कॉम्प्लेक्स 1 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है. देखो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा और मैं कहूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से जरा क्या निकलते जा रहा है? प्रोटॉन. ये और वो प्रोटॉन किधर जा रहा है? इनर जरा क्या मैंने कहा? कॉम्प्लेक्स 1 से अब कितने प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं? 2 2. वेरी गुड. हाँ, ना ये यहाँ देखो कितना प्रोटॉन आ रहा है? 4. 4 sir. अब देखो इधर से ये UbQH2 और ये UbQH2 अपने प्रोटॉन निकाल देगा. जरा बच्चों कितने प्रोटॉन आएंगे बाहर? 4 sir. 4 प्रोटॉन. अब बताओ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करता है या नहीं? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है या नहीं? यस. Beside Yes, the electron, beside the electron transport, it also act as a proton pump. Yes. तो अब देखो बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से निकालेगा 2 प्रोटॉन. कितना प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन. क्या मैंने आप लोगों को कहा था ये प्रोटॉन इधर ही रहता है, या मैंने आप लोगों को कहा था ये प्रोटॉन वापस आता है मैट्रिक्स में? वापस आता है सर वापस आता है आएगा. मैट्रिक्स. और किसके थ्रू कहा था वापस आता है? इसके थ्रू, यस सर है ना? तो अब बता दो मुझे, Yes. ये प्रोटॉन यहाँ क्या आएगा? वापस आता रहेगा. वापस. ठीक. तो जब अब आप लोगों को याद रखना है कि जब ये प्रोटॉन वापस आएगा, तो अब बता दो मुझे, जब ये मैट्रिक्स से प्रोटॉन इधर जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा इस साइड? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? इस साइड पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज. जरा बच्चों इस साइड बता दो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज. और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करने को कहते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. What this gradient is called as? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट. और यही इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फिर एटीपी बनाता है, और उस एटीपी बनने के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन.
क्लियर? अब अगर मैं आप लोगों Yes. से पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ETC डज नॉट ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस? 2 sir. 2. वेरी गुड. Oh. देखो फर्स्ट से कितना आया? 4. बच्चों थर्ड से कितना आया? 4. Sure. फोर्थ से कितना आया? 2. 2. अब बता दो मुझे, क्या मैंने यहाँ पे दिखाया कॉम्प्लेक्स 2 से प्रोटॉन आते हुए? No sir. Nice. तो आपको याद रखना है एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स 2 all the complexes of ETC act as proton pumps. That's right? Proton Yes. pumps. अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा कि एक प्रोटॉन या दो कितने प्रोटॉन बनने से एक ATP बनता है. अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा? Okay. कितने प्रोटॉन कितने बने? प्रोटॉन से एक प्रोटॉन ATP आने बनते से एक ATP बनेगा. क्या ये सबको अब समझ आ गया ये NCERT का डायग्राम? हाँ sir. तो ये याद रख लेना, ये NCERT के अंदर है और ये इससे आपको काफी सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा. और आई होप कि आप लोगों को इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा. Yes sir. आर यू डन विद दिस? Yes sir. Yes sir. तो इसको थोड़ा सा नो डाउट अभी आपको समझ आया होगा. घर पे थोड़ा वर्कआउट कर लेना और दोबारा देख लेना इससे, और फाइनली ये एकदम से ट्रांसपेरेंट तरीके से याद होना चाहिए. सो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? Yes sir. Yes sir. बाय सर. थैंक यू. Bye sir. Thank you sir. वालेकुम सलाम.